नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब बात कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंशाल पेपर की, जिसमें हम सन 2023 के अंशाल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। सेट 1 और सेट 2 को पूरी तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2023 के सेट 3 824 ईएल के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम एक एक करके सवालों को देखते हैं और उन्हें हल करते हैं। देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो आपका खंड आ दिया गया है, इसमें पहले दिया गया उपभागीय और इसमें 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं फिजिक्स के। उपभाग बी होता है जिसमें कि लगभग 3 और 3 6 सवाल होते हैं केमिस्ट्री के, और फिर 7 सवाल आपको मिल जाते हैं बायोलॉजी के। तो आइए इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। विकल्प दिए गए हैं। पहला है केवल अवतल दर्पण के लिए, दूसरा दिया गया है केवल उत्तल दर्पण के लिए, तीसरा है केवल समतल दर्पण के लिए, और चौथा दिया गया है इनमें से सभी। तो इसमें से हमारा चौथा विकल्प सही होगा, इनमें से सभी। चौथा विकल्प सही है, इनमें से सभी। इनमें से सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित का मतलब है बड़ा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसके द्वारा बन सकता है? तो पहला विकल्प है उत्तल लेंस द्वारा, दूसरा दिया गया है उत्तल दर्पण द्वारा, तीसरा दिया गया है अवतल दर्पण द्वारा, और चौथा दिया गया है ए और सी दोनों, अर्थात उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा। तो हमारा इसका डी विकल्प सही होगा, ए और सी दोनों। विकल्प डी सही होगा, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा कहलाता है अतिचालक, और चौथा दिया गया है विद्युत रोधी। तो इसमें से हमारा चौथा विकल्प सही होगा, विद्युत रोधी। विकल्प डी सही होगा, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है विद्युत शक्ति की इकाई है। पहला दिया गया है वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा है जूल, और चौथा दिया गया है कूलाम। तो हमारा यहां पर दूसरा विकल्प बी सही होगा, वाट। विकल्प बी सही है, वाट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी केतली में विद्युत धारा 3 गुनी कर देने पर, यानी विद्युत धारा का मान जो पहले थी उसका 3 गुना कर दिया जाए, कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। पहला विकल्प दिया गया है 4 गुना, दूसरा है 3 गुना, तीसरा है 9 गुनी, और चौथा दिया गया है 12 गुना। तो देखिए यहाँ का एक फार्मूला होता है कि प्रवाहित उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। ये धारा कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रारंभिक धारा आई थी, तो हमारा ये समीकरण मिला था। अब कह रहा है कि अगर इसकी धारा के मान को 3 गुना कर दें, यानी आई के जगह पर ये 3i हो जाए, तो जब इसका 3i स्क्वायर आर टी हो जाएगा, और जब इसको हल करोगे तो हमारा जो एच डैश बनेगा वो 3 त्रिका 9 आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां से कि ये जो एच डैश का मान है वो आई स्क्वायर आर टी यानी एच 9h हो जाएगा, यानी पहले वाली ऊष्मा का 9 गुना हो जाएगा। तो यहां का हमारा विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी 9 गुना। 9 गुना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? तो आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है तो उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है, और अगर उसमें निकट की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है तो उसके नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। तो इस हिसाब से हमारा यहां पर विकल्प बी सही होगा, निकट दृष्टि दोष। विकल्प बी सही है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, यहां पर जो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है वो उसके फोकस पर बनता है, और फोकस पर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और जब मुख्य अक्ष के प्रकाश किरण समांतर आती है तो वो परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजरती है, और फोकस ही पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो भी बहुत ही बिंदु आकार का बनता है। इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा, अनंत पर। विकल्प डी, अनंत पर। अनंत पर। चलिए, तो ये हमारा उपभाग ये खत्म हुआ। उपभाग 2 जो केमिस्ट्री का है, उसके हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाई गैस का बनना उदाहरण है। तो यहां पर हम रिएक्शन दिखा देते हैं आपको। अगर ये कार्बन है और इसको वायु में अर्थात O2 के साथ हम जलाएंगे यानी गर्म करेंगे, तो ये बनाएगा क्या, CO2। तो आप यहां देख रहे हो कि एक कार्बन परमाणु है, एक ऑक्सीजन अणु है, दोनों अभिक्रिया करते हैं और CO2 का एक अणु बना रहे हैं। तो यहां पर आपको देखने में लग रहा है कि वो कौन सी अपक्रिया है, यह एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। तो इसलिए हमारा विकल्प ए सही होगा, संयोजन अपक्रिया का। विकल्प ए सही है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के से गैस निकलती है। तो रिएक्शन देख लेते हैं यहीं पर। ये हमारा जिंक चूर्ण और ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ये कैसा है, तनु है। जब ये क्रिया करता है तो ये बना लेता है ZnHO4 और प्लस H2। तो आप देख रहे हो कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो यहां पर हमारा पहला विकल्प दिया गया है H2। पॉइंट ए सही है, H2। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो पूरे आवर्त सारणी में एकमात्र ब्रोमीन ही ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमारे विकल्प बी में दिया गया है ब्रोमीन, तो यही हमारा सही होगा, बी ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका जो सिंबल होता है वो Br है। किस परिवार का है, वर्ग 17 का हैलोजन परिवार का ये तत्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह पाया जाता है। चलिए यहां पर देख लेते हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, आप इस ओन को देखिए, ओन हम कहां पर लगाते हैं, तो आपको बताया गया कि ओन जो होता है वो कीटोन में प्रयुक्त होता है। कीटोन के लिए अंत में ONE का प्रयोग करते हैं, ओन। अब ये हो गया कि कोई यौगिक होगा कीटोन में, तो कीटोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो आप जानते हैं कि ये CO कीटो समूह कीटोन में पाया जाता है। तो आप विकल्प में देखेंगे हमारा विकल्प सी सही होगा, और विकल्प सी में लिखा हुआ है CO। तो इस तरह से ये हमारे सवाल नंबर 11 हो गए। तो इसके आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं सवाल नंबर 12 से। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी करके दिया गया है। कॉलम ए में दिया गया है, ये नाम दिए गए एल्डिहाइड, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हेलोएल्केन, और यहाँ पर इनकी संरचनाएं कॉलम बी में बना दी गई है। पूछा है कि इसमें मेल करिए कि कौन किससे सुमेलित है, इनका सुमेल करिए। तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO समूह होता है। आप इनमें देखिए कि कहां पर CHO समूह है, तो आप बी वाले में देख रहे हैं कि ये CHO समूह है, तो ये इसके साथ में मेल कर रहा है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एल्काइन। एल्काइन का मतलब कि ऐसा यौगिक जिनमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो एल्काइन हो जाएगा। तो आप देखेंगे इनमें, तो एल्काइन जो हमारा डी है, इसमें आप देख रहे हैं इन दोनों कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारा ये वाला विकल्प सही होगा क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। आप देखेंगे कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिल समूह, इसका सूत्र है COOH। तो आप देख रहे हैं पहले में COOH, यानी कि हमारा ये वाला सा
पहले से सही है। और फिर देख रहे हैं डी दिया गया है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है कि कोई हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, तो सी में देख रहे हो यहां पर एक ब्रोमीन है जो कि ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो हमारा ये भी विकल्प सही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए का सही होगा स्मॉल बी, कैपिटल बी का सही होगा स्मॉल डी, और कैपिटल सी का सही होगा स्मॉल ए, और कैपिटल डी का सही होगा स्मॉल सी। तो आपके इसमें दिया गया है इसमें जो विकल्प डी है, विकल्प डी यही आपका राइट आंसर होगा, विकल्प डी ये राइट आंसर होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो जानते हैं कि कार्बन परमाणु की कितनी संयुक्ता, 4 संयुक्ता होती है, जो इसमें विकल्प बी हमारा सही है 4, विकल्प बी सही है 4। तो आइए अब हम उपभाग 3 की ओर चलते हैं। उपभाग 3, उपभाग 3 में पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, पहला है जनन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है पाचन और चौथा है परिसंचरण। तो हमारा विकल्प बी सही होगा उत्सर्जन, विकल्प बी सही है उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। और चौथा दिया गया है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, तो ये हमारा जो चौथा विकल्प है ये नहीं होता है। तो 15 का विकल्प डी सही होगा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, तो ये हमारा विकल्प गलत है, ये क्रिया नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 इसमें दिया गया है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव प्रक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ये आपके सिलेबस में है नहीं, छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग, यानी क्वेश्चन नंबर 17, ये नहीं करना है, 17 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो आप जानते हैं मटर के पौधों पर, यानी हमारा विकल्प डी सही होगा मटर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 कह रहा है निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। पहला पपीता, गुड़हल, सरसों और मटर, तो हमारा विकल्प पहला सही है, पॉइंट ए पपीता। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये कह रहा है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है। पहला है अंडाशय, अंडवाहिनी, तीसरा है गर्भाशय और चौथा योनि। तो तीसरा इसमें सही है गर्भाशय, पॉइंट सी सही है गर्भाशय, यानी कॉपर्टी गर्भाशय में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। कह रहा है किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य की बात नहीं कर रहा, सत्य नहीं है। पहला है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिल्कुल होता है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट के द्वारा होता है, बिल्कुल ईस्ट के द्वारा किण्वन होता है यहाँ पर। तीसरा इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है, हाँ होता है। चौथा यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये गलत है, यानी कि ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। तो हमारा ये डी विकल्प सही होगा। तो इस तरह से हमारा इस सेट का एक पार्ट जो बहुविकल्पीय वाला था वो सॉल्व हुआ। अगले पार्ट को हम अगली कक्षा में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आप लोगों के समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।